हेलो गाइस, वेलकम टू तय अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। डायमेंशन है किसी भी इक्वेशन होती है, दोनों तरफ चीजें होती हैं, जैसे x + y = 5, तो x + y की कैसी वैल्यू रखे जो हमारा 5 आ जाए। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ हमारे अगर कोई इक्वेशन है वो हमारी सही है तो दोनों तरफ जो हमारे डायमेंशन है वो हमारे सेम होंगे, इक्वल होंगे। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ है उनको हम ऐड कर सकते हैं, टाइम है उनको हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि हम लेंथ और टाइम को ऐड कर दें, ये इम्पॉसिबल है। और तीसरी बात आपको पिछले लेक्चर में बतानी चाहिए थी मुझे, द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव नो डायमेंशन। जो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है उनके कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई भी रेशो हो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब m0 l0 t0। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का आता है, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b इन इक्वेशन दे दिया आपको v = a + bt। ठीक है, यहाँ पे बताया v है वेलोसिटी, t है टाइम। तो आपको एक काम करना है, सबको एक तरफ ले जाना है, v - a - bt = 0। ठीक है, आपने इक्वेशन सिंपल में कन्वर्ट कर दी। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इसका डायमेंशन और इस पूरे का डायमेंशन, इन तीनों का डायमेंशन सेम होगा जब भी हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो v का डायमेंशन आपको पता है, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ v कितना आ रहा है इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। डायमेंशन ऑफ v क्या है lt-1, क्योंकि वेलोसिटी है तो a का हमारा डायमेंशन निकल गया है lt-1। ठीक, उसी तरह से v का डायमेंशन जो है वो इक्वल होगा bt के, और t क्या है हमारा टाइम, तो b ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पे t का डायमेंशन लिख दिया, v का डायमेंशन लिख रहे हैं हम lt-1। तो यहाँ से b का डायमेंशन क्या निकल के आ रहा है lt-2। हमारा b का डायमेंशन निकल गया और यहाँ से निकल गया हमारा a का डायमेंशन। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने ये डायमेंशन निकाले कैसे हैं, कि इसके पहले एक सिंपल में लिया है, उस एक तरफ लिया है सारी चीजें, फिर उनके डायमेंशन इक्वल होते हैं जब भी वो माइनस हो रहे हैं, जब भी वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब भी वो ऐड हो रहे हैं। तो एक बिना एक तरफ लाई भी हम कर सकते हैं कि v का डायमेंशन a के इक्वल है, v का डायमेंशन bt के इक्वल है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसी तरह के और क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमें फाइंड करना है a b c d e। हमें इक्वेशन दी है x = a + bt + ct² + dt³ / e + t। ठीक है, इसमें हमारा x डिस्प्लेसमेंट है, t हमारा टाइम है। तो हमको ये पता है कि x का डायमेंशन जो है a के इक्वल होगा, x का डायमेंशन bt के इक्वल होगा, x का डायमेंशन ct² के इक्वल होगा, x का डायमेंशन dt³ / e + t के इक्वल होगा। तो हम निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो पहले a का डायमेंशन निकालेंगे। a का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट, तो हो गई लेंथ, तो a का डायमेंशन निकल के आ गया कैपिटल L हमारा आ गया a का डायमेंशन। देखते हैं b का डायमेंशन कैसे निकलेगा। b का bt = क्या आता है x। ठीक है, का डायमेंशन होगा lt-1, क्योंकि जो हमारा bt है वो इक्वल होगा x के, x का डिस्प्लेसमेंट, और ये जो t है इसका डायमेंशन, ये टाइम है, इसका डायमेंशन था t, वो चला जाएगा नीचे, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा lt-1 b का डायमेंशन। अब हम देख लेते हैं c का डायमेंशन क्या बनेगा। तो देखिए c का डायमेंशन बन रहा है lt-2। वो कैसे बन रहा है, देखिए जो ct² है वो इक्वल टू होगा x के, x का डायमेंशन क्या है कैपिटल L, और t का डायमेंशन क्या है t²। तो t² हमने रख दिया, ये जो t² है ये नीचे की तरफ चला गया, तो c का डायमेंशन क्या आ रहा है lt-2, हमारा c का डायमेंशन भी आ गया। अब देखते हैं d और e का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। यदि किसी भी चीज को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो। हमने यहाँ पे जब इसे ऐड करा है, जब भी तो ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो, तो e का डायमेंशन क्या आ गया आपका t, क्योंकि उसमें टाइम को ऐड करा गया। और जब भी किसी में टाइम ऐड होगा तो वो टाइम लेंथ में थोड़ी ऐड हो जाएगा, वो टाइम में ही तो ऐड होगा। तो e का डायमेंशन भी इस तरह से आ गया t। अब आपका बचा d का डायमेंशन, तो dt³ / e + t आपका हो गया x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से इसका तो डायमेंशन टोटल का t आ गया। ठीक, ऊपर वाले में d गिरा और t का t है ऊपर वाले में भी, तो ये t का क्यूब आ गया। यहाँ पे x क्या है लेंथ है, तो यहाँ पे l आ गया। ठीक है, इससे कट गया किसको है बाद में d lt-2। तो d का डायमेंशन आ रहा है lt-2, क्योंकि आपने जो भी डायमेंशन प्लस होता, देखिए डायमेंशन है, ये डायमेंशन है l प्लस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 2l आ जाएगा, ये आएगा l ही, t + t जैसे यहाँ पे प्लस हुआ है नीचे e + t में आया हमारा t ही है डायमेंशन में। ठीक है, इस तरह से आपने a b c d तीनों का डायमेंशन निकालना सीख लिया है। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ a/b इन p = a - t² / bx। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हैं कि a और t का डायमेंशन तो सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ a = t का डायमेंशन क्या होगा
टी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा, तो टी का डायमेंशन ये हो गया, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गया हमारा, टी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल, क्योंकि हम किसी भी चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। यहाँ पे इनका डायमेंशन सेम होगा ए और टी का, जब भी तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा ए का डायमेंशन क्या आ गया, टी स्क्वायर। देख लेते हैं बी का डायमेंशन कैसा आएगा। आपको पहली बात प्रेशर का डायमेंशन याद होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, ml/t-2 अपॉन एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा, ml-1t-2 आपका आ रहा है प्रेशर का डायमेंशन, वो इसमें रख दीजिए। प्रेशर का डायमेंशन क्या आ रहा है, ml-1t-2 इक्वल्स प्रेशर का डायमेंशन रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इस मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे डायमेंशंस को तो वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ऊपर डायमेंशन आ गया टी स्क्वायर, यहाँ पे नीचे क्या बचा बी, और एक्स का डायमेंशन क्या होता है एल, क्योंकि एक्स की डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ पे टोटल देखते हैं बी का डायमेंशन कितना आ रहा है। पहले बी उधर ले जाएंगे और ये सारा नीचे भेज देंगे। तो ये आ गया डायमेंशन m-1t4, डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। तो डायमेंशन ऑफ a अपॉन b कैसे निकलेगा, a का डायमेंशन क्या आ रहा है, टी स्क्वायर अपॉन b का डायमेंशन रख दीजिए a-1t4 m-t-2 हमारा ये आ रहा है डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। इस तरह से हमारा निकल गया डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा पूछा है हमसे। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा पावर में आ रहा है। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए, किसी भी चीज की पावर हो, पावर का हमेशा डायमेंशन 0 होता है। तो पावर यहाँ पे क्या है, माइनस अल्फा टी स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हो गया 0। अब आपसे ये पूछा है, 0 की जगह आप लिख सकते हैं m0 l0 t0, ठीक है। अल्फा टी स्क्वायर जिसको डायमेंशन है 0, तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t0। तो यहाँ पे जो t है इसका t टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा अल्फा का डायमेंशन क्या आ रहा है, अल्फा का डायमेंशन आ रहा है m0 l0 t। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपको क्या दिया है, फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा फाइंड करना है। जब आपका p की आपको इक्वेशन दिया अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा। इसमें k क्या है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जिसका मैंने आपको डायमेंशन दे दिया है यहाँ पे। और p क्या है, प्रेशर है, z है डिस्टेंस, थीटा है टेम्परेचर, और k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। तो हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ बीटा, और देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। ये मैंने आपको बताया किसी की भी पावर हो उसका डायमेंशन 0 होता है। तो माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा, ये पावर है, इसका डायमेंशन जो है वो 0 होगा, m0 l0 t0 होगा। ये पावर है माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा, इसका जो डायमेंशन है वो 0 होगा, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ से अल्फा का डायमेंशन, ठीक है। अल्फा का डायमेंशन निकालना है, तो z क्या है, z एक लेंथ है, z डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक लेंथ है। तो लेंथ का हमारा क्या होता है डायमेंशन, कैपिटल L। k का डायमेंशन ये रहा m l स्क्वायर, थीटा का तो यही होता है, थीटा तो जब टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर का तो थीटा ही होता है। और यहाँ पे देखिए m0 l0 और t0 आपका यहाँ पे 0 है डायमेंशन, तो यहाँ पे ऐसा आ गया। तो आपका अल्फा का डायमेंशन क्या आ रहा है, आपका अल्फा का डायमेंशन आ रहा है mlt-2। तो अब हम इसका यूज करके निकालना है बीटा का डायमेंशन। तो जो p का डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ p जो है वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा अपॉन बीटा के। क्योंकि आपको बताया था इक्वेशन में किसी का भी जो डायमेंशन है, जब इक्वेशन बनती है तो दोनों तरफ डायमेंशन जो है वो सेम होता है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या आता है, ठीक है, अल्फा का डायमेंशन क्या आ रहा है, mlt-2, और बीटा का डायमेंशन आपको निकालना है। तो देखिए बीटा उधर चला जाएगा, तो पहला सीधा काट लीजिए, m से m कट गया डायमेंशन में, l t-2 से t-2 कट गया। तो यहाँ पे देखिए आपका बीटा का डायमेंशन क्या आ रहा है, एल स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा का डायमेंशन आ रहा है mlt-2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू के, ठीक है। तो आपसे ये कहा है कि गामा इक्वेशन दी आपको, गामा इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और आपका गामा जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है और x डिस्टेंस है। आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में बताई थी कि कोई भी एंगल हो, एंगल प्लेन हो, सॉलिड हो, कोई भी एंगल हो, उसका डायमेंशन 0 होता है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ओमेगा t माइनस के एक्स, इसका डायमेंशन भी 0 होगा, क्योंकि साइन के आगे पूरा एंगल ही होता है। तो ओमेगा t माइनस के एक्स का डायमेंशन हमारा 0 होगा। तो L0 और T0, किसी भी चीज को हम ऐड सब्ट्रैक्ट जब भी कर सकते हैं जब उन दोनों का डायमेंशन सेम हो, ठीक है। तो इन दोनों का डायमेंशन जो है वो उसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा टी का जो डायमेंशन है वो हमारा इक्वल आ रहा है m0 L0 T0 के, और kx जो है उसका डायमेंशन भी हमारा इक्वल आ रहा है m0 L0 T0 के। आई मीन इसकी हेल्प से दो का तो डायमेंशन निकाल सकते हैं, ओमेगा और k का, ठीक है। तो ओमेगा का डायमेंशन कैसे निकलेगा, ओमेगा का डायमेंशन निकालने के लिए t है, और t का टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T।
तो कैपिटल टी हमने डायमेंशन रखा तो ओमेगा का डायमेंशन आ रहा है t-1। तो k का हमारा क्या डायमेंशन आ गया, l-1 हमारा k का डायमेंशन आ गया। अब हमारा किस चीज का बचा, a का हमारा डायमेंशन बचा। तो गामा का डायमेंशन जो होगा वही तो हमारा इक्वल होगा डायमेंशन a के। गामा का डायमेंशन जो होगा वही तुम्हारे ए के डायमेंशन के इक्वल होगा। ए का डायमेंशन निकालने के लिए गामा क्या है, गामा हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारा डायमेंशन आ गया कैपिटल एल। हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन हेल्प इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हो उसकी करेक्टनेस वो कितनी सही है कितनी गलत है उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं डायमेंशंस का। और दूसरा यूज तब करते हैं किसी भी इक्वेशन में अगर वो इक्वेशन करेक्ट है तो उसका डायमेंशन ऑफ एलएचएस, एक साइड का जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ आरएचएस। देखिए आपका क्वेश्चन पहला क्या कहता है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मुझे पता है, सभी को पता है कि ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही है, पर हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये सही है। और आपको एक चीज बता दूं, कहीं पे भी ऐसा कोई नंबर हो कोई से ये कांस्टेंट है एक तरह का, तो कोई भी कांस्टेंट हो डायमेंशन से हम कांस्टेंट नहीं पता कर सकते हैं कि सही है नहीं सही है कांस्टेंट। बाकी हम पता कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है कि नहीं सही है। तो कहीं पे भी आप कांस्टेंट का पता नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे हाफ की जगह 2 भी रख देते तब भी आप डायमेंशन के हिसाब से इसे सही ही बताते। डायमेंशन ऑफ एलएचएस ले लेते हैं, जिसमें हमारा है एस। एस क्या है, डिस्टेंस, ये आप सभी को पता है। तो डिस्टेंस का हमारा डायमेंशन क्या होता है, एल। ठीक है, हम देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ आर, डायमेंशन ऑफ आरएचएस कैसे निकलेगा। हाफ से हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन का आप सभी को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। और टी स्क्वायर हमारा क्या है, हमने टी के डायमेंशन का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से ये दोनों तो कट गए। तो हमारा डायमेंशन ऑफ आरएचएस और डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल आ रहा है। इक्वेशन है एकदम करेक्ट है। आपको बस इसी तरह से प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों तरफ डायमेंशन जो है वो सेम है। इक्वेशन क्या आ रहा है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, तो हमारा एल है लेंथ, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी क्या है हमारा टाइम पीरियड। हम 2 पाई एक कांस्टेंट है तो इसे डायमेंशन से प्रूफ नहीं कर सकते। पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी हमने रख दिया। हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ आरएचएस, तो नहीं है एल अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। पहले देखिए एल है लेंथ, उसका डायमेंशन क्या होगा कैपिटल एल। जी क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, एल से हमारा एल कट गया, टी माइनस टू है ऊपर जाके वो टी बन गया। तो टी स्क्वायर का हमारा अंडर रूट हो रहा है, तो हमारा क्या निकलेगा डायमेंशन कैपिटल टी। तो डायमेंशन ऑफ आरएचएस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। तो ये क्या आ रहा है कैपिटल टी, ये दोनों का सेम आ रहा है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, हम ये कह सकते हैं। अब हम देखते हैं टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आपको यह पता है कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, एन इंटू यू। एन है न्यूमेरिकल वैल्यू, यू है यूनिट उसकी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। वो क्या मतलब है, आपने n1 मान लिया 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 है आपकी मीटर ऐसा यूनिट लेंथ की। ठीक है, n2 मान लिया आपने न्यूमेरिकल वैल्यू है 100 ऐसा यूनिट उसकी, ऐसा यूनिट नहीं उसकी यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसे तो आप सभी एग्री करेंगे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से यूनिट के कन्वर्जन कैसे करते हैं कि 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर कैसे बना दिया। तो उस यूनिट के कन्वर्जन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है कन्वर्ट 1 न्यूटन इक्वल्स टू टाइम। न्यूटन क्या है, फोर्स की है ऐसा यूनिट, और टाइम क्या है उसकी सीजीएस यूनिट है। यहाँ पे जो बात हो रही है फोर्स की यूनिट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, ये मैंने आपको याद करा रखा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एसआई यूनिट, यहाँ पे लिखेंगे सीजीएस यूनिट, क्योंकि हम यहाँ पे सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट है न्यूटन। आप देखिए 1 न्यूटन कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 जो हमारे इसके केस में आ रही थी वो तो है 1। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 2, न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं पता हमें, बस इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं पता हमें, ये तो पता है कि 1 न्यूटन से ही बन के निकलेगी। तो इसकी तो हो गई 1 ऐसा यूनिट वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, 1 न्यूटन में कितने टाइम होंगे, वो टाइम के लिए हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता। हम देखते हैं यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट जो है उसका 1 वाले का देखते हैं कि ऐसा यूनिट में हमारा जो मास होता है, ऐसा यूनिट होती है केजी, और उसी ऐसा सिस्टम में हमारी लेंथ की होती है यूनिट मीटर और टाइम की होती है यूनिट सेकंड। इसमें तो इसमें जो मास होता है m2 उसकी यूनिट होती है ग्राम, और जो लेंथ होती है L2 उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, और जो टाइम होता है T2 उसकी यूनिट होती है सेकंड। तो दोनों की टाइम की तो सेम है सेकंड, पर लेंथ और मास की चेंज है। इसमें ग्राम होती है सेंटीमीटर, इसमें किलोग्राम और मीटर होती है।
तो अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको वो फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है और आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए कि आपसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट बहुत बार पूछेगा। ये फॉर्मूला क्या है, N2 = N1 अपॉन U1 अपॉन U2। देखिए यहीं से निकल के आ रहा है फॉर्मूला N2 और U1 अपॉन U2, यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो आपको निकालना है N2। अब देखते हैं हम इसमें वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे जो हमारा N2 निकल के आ जाए। N2 में आपका यहाँ क्या आ रहा था, N1 और उसकी U1 अपॉन U2 आ रहा था। N1 क्या है हमारा 1, U1 मतलब ये सारे जो यूनिट्स हैं ये सब है U1, ये सारी जो यूनिट्स हैं ये सारी हैं U2, ठीक है। तो U1 अपॉन U2, U1 हमने सारी रख दी M1 N1 T1, M1 N1 T1 अपॉन M2 L2 T2, ठीक है। इस तरह से हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। अब ये जो पावर लग रही है कहाँ से आ रही है, जो हमारी शुरुआत में मैं लिखा था कि 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम है मास, मास के ऊपर हमारी जो पावर है वो आ रही है 1, तो यहाँ पे 1, मीटर के ऊपर भी आ रही है पावर 1, जो सेकंड है उसके ऊपर आ रही है पावर -2, तो पावर -2 हमने टाइम वाले के ऊपर रख दी -2। अब इस -2 को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम एक चीज कर सकते हैं कि हम T2 को ऊपर भेज दें और T2 को नीचे, T1 को नीचे नहीं आया, तो -2 चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, T2 अपॉन T1 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 तो ऐसी रहने देंगे। M1 क्या है हमारा, M1 है किलोग्राम, इसको हम करेंगे ग्राम में कन्वर्ट। 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। और M2 कितना है, 1 ग्राम आ रहा है हमारा, M2 तो ये रहा 1 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे पावर है +1। L1 कितना है हमारा मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपन, ये तो क्या है 1 ही सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ इसकी पावर भी है 1। अब T2 अपॉन T1 देखते हैं, दोनों है सेकंड, सेकंड बाय सेकंड, यहाँ पे पावर 2 रखो चाहे 1 रखो, 1 की पावर है तो सब कटपटा के आ जाएगा, ठीक है। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, न्यूटन आ गया 10 की पावर 5 डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जी की वैल्यू में ऐसे यूनिट में ऐसे सिस्टम में हमें दी है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये दी है हमारी एसआई सिस्टम में। हमें फाइंड करनी है जी की वैल्यू सीजे सिस्टम में। तो पहले की तरह ही हम पहले डायमेंशन ऑफ जी निकाला हमने, क्या निकाला, m-1 L³ T-2 हमारा जी का डायमेंशन है, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में हमारा ये एसआई सिस्टम ये रहा, सीजे सिस्टम ये रहा। एसआई सिस्टम में हमें n1 पता है 6.67 × 10⁻11 और हमें सीजे सिस्टम में n2 निकालना है। एसआई सिस्टम में जो हमारा m1 है मास है वो केजी में है, जो लेंथ है वो मीटर में है, जो टाइम है वो सेकंड में है। तो इन दोनों को, इन सबको एसआई सिस्टम को L1 से डिनोट कर रहा है, सीजे सिस्टम को M2 L2 T2 से डिनोट कर रहा है। सीजे सिस्टम में हमारा पहले की तरह मास जो है वो ग्राम में है, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, जो टाइम है वो सेकंड में, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, N2 = N1, उसके बाद हमने M1 अपॉन M2 L2 N1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 रख दिया। फिर हमने जो डायमेंशन के ऊपर पावर है ये पावर लगा दी, तो यहाँ पे पावर -1 आ गई M वाले के ऊपर, L के ऊपर आ गई 3 और T के ऊपर आ गई -2, ठीक है। -1 पावर आ गई थी तो नीचे से ऊपर की तरफ पलट गया ये। पहले हमने रखी M1 की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ पलट गया तो M2 अपॉन M1 आ गया। M2 क्या था हमारा ग्राम और M1 क्या था किलोग्राम, और 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे नीचे रखा है ग्राम अपॉन 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 1000, ठीक है। और L1 अपॉन L2 की पावर 3 है। L1 क्या है हमारा मीटर और L2 क्या है सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 का हमने क्यूब 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 10⁻³ × 10⁻3, वो भी 10⁻6 आएगा। तो ये 1000 से 10⁻3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 6.67 × 10⁻11 × 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे हमारा N2 टोटल क्या आ रहा है 6.67 × 10⁻⁻8 हमारा N2 आ रहा है टोटल। इस तरह से आप यूनिट्स कन्वर्जन कर सकते हैं सीजीएस एसआई से सीजीएस पे, सीजीएस से एसआई में भी कर सकते हैं आप यूनिट्स कन्वर्जन। तो आपका इस तरह का सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। टाइम पीरियड टी है सिंपल पेंडुलम का, और डिपेंड होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड है एक तो, दूसरा मास ऑफ बॉब पे डिपेंड है, और तीसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है। क्या बताया था सिंपल, इससे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा लीजिए, लेंथ के आगे लगा लीजिए आपका ए, मास ऑफ बॉब के आगे लगा लीजिए बी पावर उसकी, और एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी लगा लीजिए जी की पावर सी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको हटा के कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट LA MB और GC, ठीक है। तीनों का मीन, तीनों का हम डायमेंशन पुट करेंगे। तो T है उसका T टाइम पीरियड है, टाइम है उसका डायमेंशन होगा कैपिटल T, कांस्टेंट ऐसी रह जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और हमारे यहाँ पे बचा L है लेंथ, हमारी लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो वो हो गया L, लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल L, उसकी पावर है M है मास, तो मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M,
उसकी पावर है b, ठीक है। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा lt-1 की पावर c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। l की पावर कितनी है, l की पावर है a प्लस c, क्योंकि यहाँ पे भी एक l की पावर c है, यहाँ पे भी है, तो इनटू में जब होते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो l की पावर क्या आ गई l प्लस सी, m की क्या आ गई b और t की क्या आ गई माइनस सी, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होकर t की पावर आ गई माइनस सकते हैं हम, क्योंकि पावर है नहीं तो इस तरह लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि m0 जो है, m इधर की साइड में क्या है mb, तो जो b है वो तो आ गया 0, lt-2 की पावर c, तो यहाँ पे टोटल हमारा al क्या आ रहा है a प्लस सी, m क्या आ रहा है b, t क्या आ रहा है -2c, b तो हो गया पहले की तरह 0, t क्या आ गया t इक्वल्स टू -2c, 1 इक्वल्स टू -2c, c क्या आ रहा है -1 की पावर 2, और इसी तरह से हमने पुट करके देख लिया 0 इक्वल्स टू a प्लस सी में a क्या आ रहा है 1/2, ठीक है। तो l की पावर l क्या है a है, a की पावर क्या है 1/2, और यहाँ पे m क्या है b है, b की पावर क्या है b क्या है 0, ठीक है। m इक्वल्स टू m हो गया 0, m की पावर हो गई 0, और g क्या है c की पावर c क्या है 1 -1/2, m 0 है वो तो किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है, तो यहाँ पे l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 बची है, ठीक है। l की पावर -1/2 माइनस की पावर को जब हटाना हो तो उसे नीचे भेज देते हैं, तो g की पावर -1/2, और आप सभी को ये पता है कि 1/2 किसकी पावर होती है, अंडर रूट को कहते हैं 1/2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है l/g कांस्टेंट l/g, तो ये रिलेशन बना है। पूछा है इफ फोर्स F, वेलोसिटी v, टन टाइम t, r, F, p, q, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम इनको मान लें तो हमारा एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपली हमसे ये कहना चाह रहा है कि एनर्जी वो है डिपेंड करती है F x ले लेंगे, वेलोसिटी y ले लेंगे और टाइम z ले लेंगे। इस तरह से हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया है कि इन पे डिपेंड करती है, मतलब इन्हीं के टर्म में निकालनी है, तो उससे को हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबके पहले डायमेंशन रख देंगे। अब इन सबको पावर को खोल के पहले हम एक्स वाई जेड फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू करके हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो हमने इक्वल टू करके कांस्टेंट लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा m की पावर कितनी आ रही है, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमने कांस्टेंट लिख लिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग करने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो m है वो m x के इक्वल है, तो x क्या आ रहा है हमारा 1, ठीक है। तो x क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। अब देखते हैं l स्क्वायर जो है, l स्क्वायर नहीं, l की पावर 2 और l की पावर x प्लस वाई, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 2, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू है 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो y क्या आ रहा है हमारा 1, क्योंकि 2 - 1 इक्वल्स टू 1, ठीक। अब यहाँ तक हमारा हो गया। हम देखते हैं कि t की पावर को इक्वल करेंगे, t -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे t की पावर कितनी है -2, यहाँ पे t की पावर है -2, ठीक है। तो यहाँ से t तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इन सब की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे -2, y की वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस z इक्वल्स टू -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल फॉर्मूला क्या बन रहा है, E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट f की पावर x क्या है हमारा 1, y की पावर y क्या है हमारा 1, z की पावर नहीं, z क्या आ रहा है 1, t की पावर 1। तो हमारा टोटल फॉर्मूला क्या निकला FVT, क्योंकि तीनों की जो पावर है 1 आ रही है, तो टोटल फॉर्मूला क्या निकला E इक्वल्स टू कांस्टेंट FVT। तो MLT की फॉर्म में ना निकाल के आपसे किसी और ऐसी क्वांटिटी की फॉर्म में भी पूछ सकता है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कुछ इस तरह की है कि वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं बता पाता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमारा, देखिए जब हम चेक करते थे इक्वेशंस को, तो उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट आता था उसकी वैल्यू को ये नहीं बता पाता है। दूसरा इसका क्या लिमिटेशन है, कैन नॉट बी अप्लाइंग इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स। ठीक है, एक्सप्रेशंस में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं, पावर वगैरह होती है, उनमें हम ये डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। रेशियोज और एक्सपोनेंशियल टर्म्स का हमारा डायमेंशन जो है वो 0 होता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम बनाते हैं डेराइव करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसमें हम ये नहीं बता सकते कि उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, क्योंकि उनका डायमेंशन 0 होता है। वो डायमेंशन की हेल्प से ही हम इक्वेशन बनाते हैं। तो
एक्सप्रेशन वो नहीं बना सकते हैं जिनमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और एक्सपोनेंशियल टर्म हो। इस तरह के एक्सप्रेशन हम डायमेंशनल से नहीं बना सकते हैं। तीसरा क्या है, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन हैविंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैविंग डायमेंशन। तो जब हम अभी जो हमारा एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे कांस्टेंट आता था कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते थे कांस्टेंट आता था, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से, तो हमें सिंपल कांस्टेंट ही छोड़ना पड़ता था। अगर कहीं क्वेश्चन पड़ी हुई है तो हम बता देते, लेकिन हमें ज्यादातर केस में जो एक्सप्रेशन हम बनाते हैं डिराइव एक्सप्रेशन वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें कांस्टेंट ही छोड़ना पड़ता है, डायमेंशन उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये उन एक्सप्रेशंस में अप्लाइड नहीं हो सकता है जो सेपरेट होती हैं प्लस माइनस से और इक्वल के साइन से। तो इक्वल गाइस इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराए थे उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।